हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से लेकर स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आने तक में जितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने वाली हैं या जो गलतियाँ होने वाली हैं उसका समाधान और सावधानियों पे फोकस करेंगे। स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर आप लोग इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं, इतना लो कॉन्फिडेंस होता है कि सब कुछ सही सही दिखने के बावजूद भी आप ये नहीं समझ पाते कि जो हमने फिल किया वो सही फिल किया है, कंप्लीट फिल किया है कि नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या जमा करना है और इस टाइम हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है। मीन्स कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड हो गया है कि नहीं हुआ है, समाज कल्याण ने फॉरवर्ड किया है कि नहीं किया है, बैंक वेरिफाइड है कि नहीं है, हाई स्कूल की मार्कशीट वेरिफाइड है कि नहीं है। इन सारी बातों को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। जबकि इस ट्यूटोरियल के बाद आप इस कंडीशन में आ जाएँगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब सारी चीज़ें खुद से ही आप चेक कर लेंगे और सैटिस्फाइड रहेंगे कि हमारे फॉर्म का करंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, ये आप खुद से डिसाइड कर पाएँगे। पूरा ट्यूटोरियल को आप लास्ट तक देखिए। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं और बीच-बीच में हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कहाँ-कहाँ गलती हो सकती है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी ट्यूटोरियल देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ है और गलती अगर हो गई है तो इसका समाधान क्या है, कैसे ये गलती को दूर करें, क्या करें हम? ठीक है? तो सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आप जो है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, वहाँ से आप बात करेंगे कि सर लास्ट डेट क्या है? आप लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लास्ट डेट क्या है, जबकि सब कुछ दिया गया है लेकिन पूछते हैं दूसरों से। तो वेबसाइट पे आइए, यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा-सा ऊपर करिए और यहाँ पे एक दिया है टाइम टेबल, ये। इस टाइम टेबल को देखिए आप। यहाँ पे 2020-21 का पूरा टाइम टेबल है, जिसमें पहला संस्थाओं द्वारा, इसको छोड़ दीजिए आपके काम का नहीं, छात्रों द्वारा, तो ये आपके काम का है। छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 2 कैटेगरी है, पूर्व दसम और दसमोत्तर। आप जिस कैटेगरी में अपने आप को पहचान लीजिए। आप अगर जो है पूर्व दसम मतलब प्री मैट्रिक्स हैं, हाई स्कूल के पहले के हैं, तो आपका अंतिम डेट यहाँ पे है और अगर आप 10 के उत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक हैं, यानी कक्षा 11, 12, बीए, बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई के स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आप दसमोत्तर कैटेगरी में आएँगे और आपके लिए ये जो है लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए। ये लास्ट डेट जो है बदलता रहता है, यानी आगे भी बढ़ता रहता है। तो आपको किसी से पूछना नहीं कि सर लास्ट डेट क्या हो गया? आप खुद से जाओ वहाँ पे चेक करिए, लास्ट डेट जो है यही डेट सबके लिए मान्य है। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई तो संशोधन की जो डेट आएगी वो भी इसी टाइम टेबल में आएगा, यहीं पे आपको देखना है, किसी से पूछना नहीं है। फिर उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिंक्स में जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, यहाँ से आप देखेंगे। फॉर्म भर दिए हैं तो भी यहाँ एक बार पढ़ना ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं। जब वहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो के आएगा, छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इस निर्देश में आप यहाँ पे देखेंगे छात्र क्या करें, सारी बातें यहाँ पे पढ़ लीजिए एक लाइन से, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कभी-कभी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं सर हमने सब कुछ सही भरा था और फिर भी ये रिजेक्टेड बाय बैंक क्यों दिखा रहा है? तो बैंक से रिजेक्टेड क्यों दिखाता है? तो इसके लिए आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा, जनरली आप परेशान हो जाएँगे, तो इसके लिए ज़रूरत ही ना पड़े पहले से सावधानी करिए। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो क्या करेंगे, आपको केवाईसी फॉर्म भरना है। मेन ये है, देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपका बैंक खाता जो है आधार नंबर से सीडेड होना चाहिए, यानी जुड़ा होना चाहिए। नहीं जुड़ा है तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएँगे, सिंपल केवाईसी फॉर्म माँगेंगे, फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद आधार की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा और बैंक में जमा कर दीजिएगा। ये आपका आधार जो है बैंक से लिंक हो जाएगा, सीड हो जाएगा। दूसरी चीज़ लिमिट, आप बैंक में पता कर लीजिए कि आपका जो सेविंग बैंक है, स्टूडेंट अकाउंट है, उसकी लिमिट तो नहीं सेट हो गई है। लिमिट का मतलब ये है अगर आपकी लिमिट 10,000 सेट है और आपके अकाउंट में आना है 50,000 जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, तो स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा क्यों रिजेक्ट हो गया। तो अपने अकाउंट का जो लिमिट है उसको 1 लाख के आस-पास जो है जाके सेट करवा लीजिए वहाँ पूछ करके, बैंक कर्मचारी से। तीसरी चीज़ है आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो 2 साल पुराना अकाउंट हो, 2 साल से कोई लेन-देन ना हुआ, वही आपने आप लगा दिया यहाँ पे, तो भी आपका खाता रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा आपके अकाउंट में। तो
इन सावधानियों को ध्यान रखना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। देखिए आवेदन फॉर्म जो भरने का प्रोसेस था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। अब अगला आपका स्टेप है फोटो अपलोड करें। यहाँ पे फोटो जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ भी ग्रीन टिक लग जाएगा। फिर है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर ये ऑप्शन आपका ओपन होता है, यहाँ पे टच करने से या क्लिक करने से अगर खुलता है तो पीछे अगर कोई गलती हुई है तो उसको संशोधित कर दीजिए। अगर नहीं खुल रहा है तो समाज कल्याण की तरफ से एक डेट आपको बताया जाएगा, जिसका डेट आपको वहीं होम पेज से टाइम टेबल से मिलेगा, या आप कॉलेज में भी पूछ सकते हैं। खुद जाके सर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस डेट जब आएगा तो फिर ये आपका आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला जो ये लाइन है ये आपका ओपन होने लगेगा। यानी जब यहाँ आप टच करेंगे मोबाइल पे तो ये ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे जो भी आपकी गलती होगी, त्रुटि होगी, उसको आप सही करके संशोधित करके फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है ना। और इसके लिए एक और कंडीशन है। अगर ये अभी तुरंत एक्टिव नहीं है और आपको जो है क्या करना है, तुरंत एक्टिव नहीं है, तो फॉर्म को आगे पूरा कंप्लीट भर करके सारी डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको अपने स्कूल या कॉलेज में सबमिट करना है। और कॉलेज से जब वो फॉरवर्ड हो जाएगा तभी आप संशोधित कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड ही ना हो। फॉरवर्ड नहीं होगा कॉलेज से तो आपका फॉर्म संशोधित भी नहीं कर पाएंगे, यानी करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है कॉलेज से फॉरवर्ड करवा लीजिएगा। इस संशोधन का डेट आएगी तो संशोधन करने के बाद फिर प्रिंट आउट निकालिएगा, फिर कॉलेज में उसको ले जाके जमा करिएगा, फिर फॉरवर्ड होगा, तब जाके आपका कंप्लीट ये माना जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाल लें। ये बहुत ध्यान से अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और उसको जो है वेरीफाई करेंगे। यानी ओटीपी आएगा आपके आधार नंबर पे, जो मोबाइल पे आधार से, फिर उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो हमारा ही होना चाहिए, पापा का भी हो सकता है? तो देखिए ये आधार से नंबर लिंक किसी भी का भी हो सकता है, आपके मम्मी का, पापा का, आपका खुद का या भाई का, किसी का भी हो सकता है। ओटीपी बस उसी नंबर पे आएगा जिसकी मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो वहां से ओटीपी ले करके आप अपने आधार ये यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म में एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपका अगला कॉलम आएगा यहाँ पे जांच हेतु आवेदन पत्र। आपने फोटो अपलोड कर दिया, संशोधित हो रहा है तो कर दिया, नहीं तो इसको छोड़ देना। अभी आधार नंबर आप इंटर करके ओटीपी वेरीफाई कर लेना। हाँ, यहाँ पे अगर जो है आपके आधार में जो नाम की स्पेलिंग है या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने जो फॉर्म में इंटर किया है अगर उससे डिफरेंट है, कोई भी एक सिंगल स्पेलिंग अगर अलग है तो यहाँ पे आपका ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई अंतर है तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। और इसके लिए आपको जो है अपना आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, मतलब आधार नंबर करेक्ट करवाना होगा। वहां आधार जाइए बाहर साइबर कैफे वाले के यहाँ, वहां से आधार जहां से आपका आधार चेंज होता है वहां से आधार में अपना डिटेल चेंज करवा लीजिएगा, जैसा फॉर्म में है हाई स्कूल के मार्कशीट में वैसा करवा लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। नहीं तो आप बार बार क्या करते हैं, कॉलेज में पूछते हैं, स्कूल में पूछते हैं, सर ओटीपी नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें। कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं करके देंगे। कॉलेज पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो आपका आधार नंबर वेरीफाई करवा लेगा। ये आप किसी के पास मत जाइए, किसी से मत पूछिए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए। खुद से आप किसी भी तरीके से आधार नंबर सही करवाना होगा। आधार नंबर सही होने में 2-4-5 दिन लगेगा तो उसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। अब ये मत देखिए कि सर अंतिम डेट आ रहा है, अंतिम डेट बढ़ती भी है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आप अपना प्रयास करते रहिए। आधार नंबर जब ओटीपी आएगा तभी वेरीफाई होगा, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना तो समाज कल्याण ऑफिस जाएंगे तो वहां से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आधार नंबर वेरीफाई करवाना ही है। ठीक है, अब आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद जो है आपका अगला स्टेप है जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें। ध्यान दीजिएगा, जांच हेतु है, जमा करने हेतु नहीं है। जांच मतलब खुद से आप जांच करिए। इसमें क्या करते हैं बच्चे जो है जांच हेतु जो है कॉलेज में फॉर्म लेके जाते हैं। अरे जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो कुछ नहीं समझ पाते हैं, क्लास 6-7 के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल में जांच होता है। बाकी ये जांच मैक्सिमम जांच आप खुद से कर लो। ठीक है ना। तो इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके पास जो आएगा ये इस तरह से कुछ आएगा प्रिंट। यहाँ पे जो है आपका
इस तरह से फॉर्म आ जाएगा प्रिंट। तो प्रिंट निकाल करके आपको चेक करना है। चेक करने में आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जांच हेतु में ये जो लिखा रहता है, यहाँ देखिए ये लिखा रहता है, यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। यानी इसको सिर्फ जांच करना, ना कि यही पेज ले जाके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं। तो इसको सिर्फ जांच करने के लिए, जांच के लिए आप देखेंगे इस तरह से पेज आएगा और आप इसको एक एक चेक करिए। छात्र का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, धर्म अपना जो है, जन्म तिथि, सारी चीजें अपना एक एक डिजिट चेक करिए, एक एक अक्षर चेक करिए, कहीं पे कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए इसी पेज में, यहाँ पे जाति आय का विवरण है। यहाँ पे आपका जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो होता है वो आप इंटर करिए। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए है, किसी का हमने लिया है, तो यहाँ पे अपना इन्होंने इंटर किया है, आप भी अपना इंटर कर दी। इंटर है तो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, ओरिजिनल से मैच कराइएगा। सारे ये जो 10-11 डिजिट का अंक है सभी सेम है कि नहीं है, सेम होना चाहिए। इसी तरीके से आय प्रमाण पत्र का ये अंक आप चेक कराइए, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरीफाई होता है। अगर एक भी डिजिट गलत हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, और ये कोई और नहीं चेक करेगा, आपको खुद चेक करना है। नहीं तो कॉलेज में ले जाके कहिए सर मेरा ये इनकम सर्टिफिकेट नंबर चेक कर लीजिए, आप खुद अपना चेक करिए। दूसरा चीज है बैंक का विवरण। बैंक का विवरण में आपको देखना है कि आपका बैंक का नाम जो सही है, ठीक है, जनपद सही है, आपका ब्रांच भी जो सही है। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, देखिए ये आपका फाइनल सबमिट के लिए इसलिए क्रॉस है। जब आप वो वाला पेज निकालेंगे जो जांच हेतु है, तो यहाँ पे आपका टोटल खाता नंबर यहाँ पे रहेगा। तो खाता संख्या आप पूरा अपने ओरिजिनल पासबुक से मैच करा लीजिएगा। एक भी डिजिट अगर गलत हुआ तो पैसा दूसरे खाते में चला जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार जो होगा वो छात्र होगा, ठीक है। अगर आपने एक भी गलत यहाँ डिजिट भर दिया है तो पैसा दूसरे खाते में जा सकता है या रिजेक्टेड बाई बैंक भी हो सकता है। तो दोनों केस में आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए अकाउंट नंबर अपना अपना एक एक डिजिट क्लियरली चेक करिए। आईएफएससी कोड एक एक डिजिट चेक कीजिए, ठीक है। और ये छात्र छात्रा का बैंक खाता पर नाम क्या है, तो खाता आपके अकाउंट से होना चाहिए। देखिए एक सवाल और बच्चों को बहुत आता है कि सर ये बैंक अकाउंट जो है ये किसी भी बैंक का होना चाहिए या कुछ निश्चित बैंक है या किसी भी जिले में होना चाहिए। तो आपको स्पष्ट बता दें हम कि समाज कल्याण की तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप कौन से बैंक में अपना खाता ओपन किए हैं। इलाहाबाद बैंक है, एक्सिस बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, स्टेट बैंक है, जहां मन कहे आपको उस बैंक में आप अपना खाता ओपन करवाइए। और साथ ही साथ ये आपका बैंक अकाउंट किसी भी जनपद में हो सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है समाज कल्याण की तरफ से। और जो समाज कल्याण की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप कहीं भी अपना खाता खोल सकते हैं। आप लखनऊ के रहने वाले लखनऊ में ओपन कर सकते हैं, सोनभद्र में ओपन कर सकते हैं, जहां मन के आपका वहां खाता हो। शर्त सिर्फ एक बात की, खाता स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, यानी छात्र के नाम से होना चाहिए। मम्मी पापा या भैया भाभी का जो है यहाँ पे खाता संख्या नहीं चलेगा, छात्र के नाम से खाता होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, बाकी आपका खाता कहीं भी हो, ठीक है। इस सारे विवरणों को पूरी तरीके से आप चेक करके आश्वस्त हो जाइए कि हाँ हमारा फॉर्म सही है। फिर शुल्क संबंधी विवरण, शुल्क संबंधी विवरण भी आपको बताया गया था कि ये शुल्क आपको पता चलेगा अपने कॉलेज से, या आपके पास अगर टोटल फीस पता है, जैसे टोटल फीस हमारे केस में 75,800 75,800 है, जिसमें से 6,000 कॉशन मनी है। तो इसमें से कॉशन मनी आप माइनस कर देंगे 6,000, क्योंकि कॉशन मनी तो रिफंड हो जाएगा ना, और आपको भरना है नॉन रिफंडेबल, तो जो वापस हो जाएगा उस पैसे को माइनस कर दीजिए। आपका जो 69,800 यानी 69,800 है, ये पैसा वापस नहीं होगा और यही पैसा यहाँ पे आपको भरना है। नहीं, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पॉलिटेक्निक या आईटीआई या जो भी स्कूल है आपका यहाँ अलग अलग हो सकता है। आप अपने कॉलेज से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जब आप आश्वस्त हो गए हैं कि हाँ पूरी तरीके से जो है हमने फॉर्म जो भरा है सही भरा है, तो फिर यहाँ पे आप जो है प्रिंट करने के बाद जो है आप छोड़ दीजिए 3 दिन। 3 दिन आपको कुछ नहीं करना है, यानी इस 3 दिन के बीच अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप सुधार कर सकते हैं, गलती नहीं मिलती है तो छोड़ दीजिए 3 दिन। और 3 दिन के बाद आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देखिए 3 दिन के बाद आपको क्या मिलेगा, संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें लिखा संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट, ठीक है। जब इस पे प्रिंट करेंगे आप तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा,
ये देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु, आपके टॉप पे फॉर्म पे लिखा होना चाहिए, यही पेज ले जाके आप कॉलेज में जमा करेंगे, ठीक है, जिस पे लिखा है शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु। इस फॉर्म को प्रिंट निकालिए पूरा, 2-3 पेज का होता है, 3 पेज का मान लो है तो आप 3 पेज इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अब आता है कि इस पे इंस्ट्रक्शन क्या-क्या है, क्या-क्या करना है इस पे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके पास दूसरा सवाल आया कि इसके साथ क्या-क्या जमा करना है। तो तीसरे पेज पे देखिए यहाँ पे दिया गया है सब। यहाँ पे तीसरे पेज पे आपका दिया गया है कि संस्था में क्या-क्या जमा करना है। देखिए इस पे लिखा है शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक किया जाए। अच्छा, इस पे ये लिखा है कि आप क्या-क्या जमा करेंगे। लिस्ट है 1 से लेके 8 तक। तो पहला क्या जमा करना है फॉर्म के साथ? आवेदक के माता-पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर फोटोकॉपी जमा करना है तो ओरिजिनल जमा करना है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है छाया प्रति। छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है उसकी फोटोकॉपी जमा करनी है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि सर माता-पिता का जो है इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है या बच्चे के नाम से जमा करना है। जैसे ये बहुत सवाल आता है, बच्चे बिल्कुल एकदम परेशान हो जाते हैं कि सर कौन सा फॉर्म हमको जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये किसी का हमने बना रखा है, ये इनकम सर्टिफिकेट है मान लीजिए। तो बच्चों का सवाल रहता है कि सर जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा किसके नाम से बनेगा, जो फोटो लगा है किसका लगेगा, छात्र का फोटो लगेगा या पापा का लगेगा। देखिए इसमें मेन फोकस है कि आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है, ठीक ना। दोनों कंडीशन मानते हैं। पहला कंडीशन मानते हैं कि ये आपके पिताजी का जो इनकम सर्टिफिकेट बना है, तो यहाँ पे नाम में जो रहेगा पिताजी का आपके नाम रहेगा और सनाख में यानी जो आपके पिताजी के पापा यानी आपके दादाजी का नाम रहेगा। इस सर्टिफिकेट में 2 नाम रहेगा, आपके पिता का, आपके दादाजी का, आपके दादी का। ठीक है, पूरा विवरण लिखने के बाद एड्रेस वगैरह फिर लिखा गया कि परिवार की समस्त स्रोतों से आय जो है इतना रुपया है, 2 लाख से कम होना चाहिए कंडीशन है। और यहाँ पे आपके पिताजी की फोटो लगेगी, ये सही होगा। बिल्कुल यही आप आय प्रमाण पत्र यूज कीजिए, इसका जो है आप सर्टिफिकेट नंबर इंटर कीजिए और इसी को जो है आप हार्ड कॉपी भी कॉलेज में जमा करेंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका नाम हो और पिताजी, आपके पिताजी का नाम हो, आपके माताजी का नाम हो और यहाँ पे आपकी फोटो लगी हो। सारा डिटेल के बाद फिर यहाँ पे इसमें एक लाइन, यहाँ एक वर्ड लिखा है कि परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से, यानी सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय लिखा रहेगा, तो भी ये सही है। अब बच्चे कहने सर ये हमारा वाला होना चाहिए, पापा वाला। पापा के नाम से बना है तो बहुत बेटर है, अगर आपके नाम से बना है, आपकी फोटो लगी है तो भी गलत नहीं है। बस इसमें ये लिखा होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय, यानी इसमें मम्मी पापा आप सब लोग शामिल हो गए हैं परिवार में। तो ये भी आय प्रमाण पत्र सही है, ये भी मान्य है, रिजेक्ट नहीं होगा। आपको किसी से पूछना नहीं है, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगाइए आप, ठीक ना। बस शर्त ये है कि परिवार की वार्षिक आय लिखा है। अगर इसमें ये लिख दिया गया इनकी वार्षिक आय, तब गलत हो जाएगा। छात्र हो और छात्र की कोई आय तो होती नहीं है, छात्र की कोई आय नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय, फिर दोनों सही हो जाएगा। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना तो आप किसी से कुछ पूछेंगे कि क्या करना है, ठीक है। यहां से पहला आपका होगा। दूसरा नंबर पे क्या है, आवेदक की जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, ठीक है, ये भी जमा कर देंगे। तीसरे नंबर में संस्था में जमा की गई शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की छाया प्रति, यानी आपने कॉलेज में जो फीस जमा किया है उसकी रसीद। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन होते हैं। अगर आप कैश ले जाके जमा किए हैं बैंक में तो बैंक से चालान मिलेगा, उसका जो सीरियल नंबर होगा वही उसकी रसीद है। अगर आपने ऑनलाइन जमा किया है तो ऑनलाइन का जो स्क्रीनशॉट होता है फाइनल कंफर्मेशन का, उसका स्क्रीनशॉट भी आपका शुल्क रसीद के रूप में लगा सकते हैं। अगर कॉलेज आपको कोई अलग से रसीद काट के देता है तो उसकी फोटोकॉपी आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, अगर कॉलेज से आपको कोई रसीद नहीं मिली, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है और आपका वो फीस मान लिया गया है, तो आप वही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कॉलेज वाले कैसे आपको अलाउ करते हैं, आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक कंडीशन और आता है, आप लोग का सवाल ये होता है कि सर हमने पूरी फीस नहीं जमा की है। मान लीजिए जो है आपकी फीस 70,000 है, आपने उसमें सिर्फ 30,000 जमा किया है, बाकी पैसे नहीं जमा किया है, तो आप कहेंगे सर हम क्या करें।
कॉलेज ने आपको छूट दिया है कि आप 30,000 अभी जमा कर दिए हैं, बाकी पैसा कुछ दिन बाद जमा कर सकते हैं। इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, ठीक ना? आपने जितना पैसा जमा किया उसी की रसीद लगा दीजिए बस। आपको बार-बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं फिर बार-बार। या अगर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कॉलेज में, अगर ऐसा नियम ना हो तो आप वहाँ से एक बार कन्फर्म कर लीजिए। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चौथे नंबर क्या है? यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप हो, तदाशय का स्वप्रमाणित शपथ पत्र लगाएँ। यदि 2 कक्षाओं के बीच। इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं और इंटर आपने 2 साल पहले किया, 1 साल पहले किया, तो इसका गैप सर्टिफिकेट लगाना है। आप पूछने लगते हो सर हाई स्कूल और इंटर में भी मेरा 1 साल का गैप है, क्या करूँ? उस गैप से मतलब नहीं है, ठीक ना? कि आपने क्लास 6th में और क्लास 7th में गैप है कि क्लास 5th में या क्लास 6 में आपका गैप है, उस सब गैप से मतलब नहीं है। यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो पिछला कोर्स जो किया यानी इंटरमीडिएट के बाद आप तुरंत किए हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। और अगर आपका कुछ गैप हो तो लगाना है। इसमें आप लोग ये भी ध्यान नहीं देते, इसमें लिखा होता है यदि शब्द लिखा है। अगर आपका गैप है तो चौथे नंबर पे आपको फोकस करना है, अगर गैप नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अनावश्यक अपने आप को परेशान मत करिए। ठीक है? तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि शपथ पत्र आप कहते हैं सर ओरिजिनल लगेगा फोटोकॉपी। शपथ पत्र कभी भी आपका जो है फोटोकॉपी नहीं लगता है, हमेशा ओरिजिनल लगता है। ठीक ना? क्योंकि बाकी जो सर्टिफिकेट है यानी हाई स्कूल का, इंटर का, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आपका ऑनलाइन वेरीफाई करता है समाज कल्याण की वेबसाइट। तो वो ऑनलाइन हो जाए, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आपने 2 कक्षाओं के बीच में गैप किया है कि नहीं किया, इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। 5वें नंबर पे यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है यानी हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गई शुल्क रसीद यानी हॉस्टल फीस जो जमा की है उसकी रसीद आपको यहाँ जमा करना है। छठा क्या है? आवेदक के बैंक खाता के पासबुक की छाया प्रति यानी अपने पासबुक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ले लीजिए जिसपे आपका खाता संख्या और आईएफएससी कोड साफ-साफ दिख रहा हो, विजिबल हो। ऐसा ना हो आप बस खाता संख्या पासबुक की फोटोकॉपी लगा दीजिए लेकिन उसमें कुछ खाता संख्या दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम आती है। मान के चलिए कि 40% स्टूडेंट ऐसा पासबुक की फोटोकॉपी लगाते हैं कि उनका खाता संख्या और आईएफएससी कोड नहीं दिखता है। तो इनका ये कहना होता है कि सर आप जो है बैंक से जो है प्रिंट ही इतना गंदा निकला तो क्या करें? तो आप अगर समझदार हो तो अपना खाता संख्या पता पता है तो अलग से पेन से, ब्लैक पेन से बढ़िया से वहाँ पे अपना खाता संख्या लिख दो और आईएफएससी कोड लिख दो, तब फोटोकॉपी लगा कर के आप लगाइए। ये सब गलतियाँ आप लोग करते हैं और बाद में बहुत खूब परेशान होते हैं। 7th नंबर पे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगा देना, फोटोकॉपी लगा देना। फिर 8वें नंबर पे पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र यानी पिछली कक्षा मतलब कि ये है कि अब से पिछली, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में तो यहाँ इंटर का आपको मार्कशीट लगाना और सर्टिफिकेट लगाना है। अगर दोनों एक ही में आता है तो एक ही प्रिंट आउट लगाना है। अगर आपने जो है पॉलिटेक्निक किया है तो उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिला हो तो लगा दीजिएगा, नहीं मिला है तो मार्कशीट तो कम से कम लगा ही दीजिएगा। इतना सारे डॉक्यूमेंट्स इसी सीरियल में फॉर्म के पीछे लगा देने के बाद जितने फोटोकॉपी है सब पे सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब खुद का साइन करना है। आप लोग ये पूछते हो सर साइन फ्रंट पेज पे करें कि पीछे कर दे पेज के? तो जहां पे आप फोटोकॉपी निकाले और जहां पे सब डिटेल भरा हुआ है वहीं पे साइन करना है छोटा सा। नीचे बीच में कहीं भी साइन कर दीजिए पर फ्रंट में कीजिए, पेज के पीछे नहीं करना है। ठीक है? तो इतना सब करने के बाद अपने कॉलेज में ले आके जमा कर दीजिए आप। दूसरी चीज़ है फॉर्म कॉलेज में जमा करने लीजिएगा तो आप यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे स्टेटस आपके साइड में आने लगेगा। जब पूरा फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आने लगेगा। तो यहाँ ये चेक करने की ज़रूरत है इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाइड है यानी आय प्रमाण पत्र वेरीफाइड है तो टिक लग जाएगा, नीचे लिख के आएगा। ठीक ना? हाई स्कूल सर्टिफिकेट वेरीफाइड है तो यहाँ पे टिक लग के आ जाएगा, नहीं है तो उसमें बताएगा कि जो है नॉट वेरीफाइड। बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाइड है तो भी टिक लग के आ जाएगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है वो सब यहाँ चेक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आपको पता चला कि आपने कोई एंट्री गलत भर दी है यानी कोई भी जो उसमें आपने डेटा भरा है उसमें कोई एक सिंगल गलती हो गई तो अब क्या करें? अब इसका क्या रास्ता है? तो इसके 3 रास्ते हैं। ठीक ना? पहला रास्ता ये है कि जब आप कॉलेज में अपना प्रिंट आउट जमा करेंगे अपने स्कूल में, तो कॉलेज के लॉगिन में ये ऑप्शन होता है कि आपको ऑनलाइन वहाँ से फॉर्म
या तो फॉरवर्ड किया जाए या तो रिवर्ट कर दिया जाए। तो अगर आपका फॉर्म सही तो फॉरवर्ड कॉलेज से होगा ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया, उसमें दोबारा सुधार करना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करिए अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कि मेरा फॉर्म रिवर्ट कर दिया जाए, मैं उसको दोबारा सही करना चाहता हूँ। तो कॉलेज के यानी डायरेक्टर लॉगिन जो है, या आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन है, यहाँ पे इस लॉगिन से जो है आपका फॉर्म इंटर करके रिवर्ट हो जाएगा और आप दोबारा जाके अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं। संशोधित करने के बाद दोबारा फिर आप सबमिट करेंगे और आपका काम कॉलेज में लाके फिर से जमा कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये पूरी प्रोसेस 7 दिन के अंदर होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए सब कुछ ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में लिखा है। संस्थान द्वारा छात्र का ऑनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय यदि कोई त्रुटि है तो संस्थान उसको वापस कर सकता है, यानी रिवर्ट कर सकता है। और ये आवेदन 7 दिन के भीतर छात्र को सही करके संस्थान से अग्रसारित करा लेना होगा। यानी आप 2 दिन के अंदर आप अपना सही कर करके कॉलेज से मिल करके अपना 1-2 दिन के अंदर सही करवा लो। 7 दिन का इंतजार मत करिए आप, ठीक ना। पहले तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस फॉर्म को छोड़ करके दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, नया रजिस्ट्रेशन किए हैं तो दूसरा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपने 2 रजिस्ट्रेशन किया, 3 रजिस्ट्रेशन या 10 फॉर्म भरा, इससे नहीं मतलब है। हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में उसी फॉर्म का भेजना है जो सही है और जिसको आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड हो जाए। अगर आपने हार्ड कॉपी सही नहीं भेजी और गलत फॉर्म फॉरवर्ड हो गया, तो आपका यानी गलत वाला फॉर्म जो चाहते थे रिजेक्ट हो जाए, जो फॉर्म फॉरवर्ड ना वही फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना कि आपको हार्ड कॉपी सही वाले फॉर्म की भेजनी है। दूसरी चीज, आपको ये भी ध्यान देना है कि अपना फॉर्म जो रिजेक्ट करवाना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कॉलेज को देना पड़ेगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सके, ठीक ना। कॉलेज की लॉगिन में कोई भी फॉर्म अधूरा नहीं रहेगा, या तो फॉरवर्ड होगा या तो रिजेक्ट होगा। और कॉलेज सिर्फ 2 ही काम कर भी सकता है। कॉलेज के पास कोई इंप्रूवमेंट या त्रुटि नहीं, सुधार करने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे कभी-कभी कहते हैं मेरी गलती हो गई, सही कर दीजिए सर, तो सही कॉलेज से हो ही नहीं सकता है। कॉलेज के लॉगिन में सिर्फ 2 ऑप्शन होता है, या तो रिजेक्ट कर दीजिए या तो फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके अलावा तीसरे काम के लिए आप कॉलेज से संपर्क मत करिएगा। स्टूडेंट लॉगिन से सभी जो भी संशोधन है स्टूडेंट लॉगिन से ही संभव और किसी लॉगिन से संभव नहीं। यानी आप खुद करना है, आपको ही करना और किसी को नहीं करना है, ठीक है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास का जो सीआर है उसके थ्रू आप अपना 10 फॉर्म अगर जमा किए, कंप्लीट भरे हैं, तो 10 में अगर 9 रिजेक्ट करना तो 9 का रजिस्ट्रेशन लिख करके सीआर को दे दीजिए और सीआर पूरे क्लास का इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन है जिसको रिजेक्ट करना उसकी पूरी लिस्ट कॉलेज को दे दे। तो एक साथ बैठ के सभी जो रिजेक्ट करने वाले फॉर्म उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तीसरी चीज है, अगर ये दोनों काम करने के बाद भी कुछ गलती रह जाती है, या आपने कई चीजें सही भरा है लेकिन फिर भी जो है वेबसाइट नहीं सही ले रहा है। जैसे यूपी बोर्ड, अगर आपने यूपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सीबीएसई या एसएससी बोर्ड के हैं तो आपकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं होती है, वो डाउटफुल में आ जाती है, यानी हिंदी में उसको कहते हैं संदेहास्पद डेटा में आ जाता है, संदेह के दायरे में आ जाता है। तो ऐसे छात्रों का लिस्ट समाज कल्याण की तरफ से कॉलेज की लॉगिन में आता है। तो कॉलेज क्या करता है, ऐसे सभी छात्रों का जो है चेक करके ओरिजिनल मार्कशीट को वेरीफाई करके वो समाज कल्याण भेजता है और वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि संदेहास्पद डाटा जो आएगा वो कॉलेज से, कॉलेज उस डेटा के रेफरेंस में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले करके चेक करके उसको साइन मोहर करके समाज कल्याण ऑफिस भेज दिया जाता है। तो 3 तरह से आपका चीजें जो है दूर हो सकता है। अब एक सवाल और आता है, अब कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बाद, यानी जब यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे तो उनका सब कुछ वेरीफाई दिखेगा, सब टिक दिखेगा, ग्रीन टिक दिखेगा यहाँ पे, और कहीं से कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, फिर भी सब कुछ सही होने के बाद भी बच्चे का जो है छात्रवृत्ति नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। कॉलेज में फोन करते हैं, यहाँ बात करते हैं, समाज कल्याण ऑफिस जाते हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं दे पाए। जो जिला समाज कल्याण ऑफिस आपके जिले में है वो भी नहीं बता पाएगा कि आपका स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया, अगर सब कुछ आपका क्लियर टिक लगा हुआ है, सब कुछ वेरीफाइड है। तो उस स्थिति में क्या है, ऐसा एग्जाम्पल भी है
हमें याद है कुछ दिन पहले जो हमने देखा था कि 5 एक एसटी कैटेगरी के बच्चे थे, उसमें से किसी का नहीं आया था, जबकि सबका फॉर्म हर जगह से फॉरवर्डेड था, वेरिफाइड था। तो ऐसे बच्चों को डरना नहीं है। ऐसा क्या होता है, कभी-कभी बजट की वजह से और किसी कारण वजह से आपका पैसा नहीं आता, तो अगले साल वो आ जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर जो 5 बच्चों को नहीं आया था, सभी बच्चों को आ गया स्कॉलरशिप। तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सब टिक है तो, अगर कहीं से कोई पेंडिंग है या कहीं रिजेक्ट है, तब फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। तब आपको इसको सही कराने के लिए दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सब टिक है और पैसा नहीं आया है, तो आप वेट करिए और धैर्य रखिए, हो सकता है आपका पैसा आ जाए। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपने फॉर्म को खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें कहाँ कोई गलती है, और अगर गलती है तो उसको सुधारा कैसे जाएगा, सुधारने के लिए क्या प्रोसेस है और किस डेट को सुधारा जाएगा, ये सब बातें अब आप अपने से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक ना, आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। ओके, इस लेक्चर से अगर आप लोगों को कुछ फायदा मिला हो, तो इस लेक्चर को दूसरे छात्रों तक भी इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। और उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाए। थैंक यू।